नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्षवित एसएस में। तो कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कोरोना वायरस से संबंधित किस किस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। यह पूरा वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम किसने दिया? WHO ने दिया। तो या फिर यूँ समझें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूँ कहें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया। क्या नाम दिया? कोविड-19 नाम दिया है। कोविड-19 नाम ही क्यों दिया है? क्योंकि एक कोरोना वायरस है, इसलिए कोविड-19 इसलिए क्योंकि जो इस बीमारी का पता चला वो 2019 में ही पता चला, इसलिए कोविड-19 नाम दिया गया है। अब जो इससे संबंधित हमारा एक प्रश्न बन सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक प्रश्न और बन सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को लगभग आज से 72 वर्ष पहले हुई थी। WHO की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है www.who.int। इस पे जाके आप कोरोना वायरस से संबंधित सारे अपडेट ले सकते हैं। अब जो हमारा प्रश्न एक और बन सकता है कि कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ पर आया? अगर हम बात करें कोरोना वायरस के पहले मामला की, तो कोरोना वायरस का जो पहला मामला है वह चीन के वुहान शहर में पाया गया। कहाँ पर? चीन के वुहान शहर में पाया गया। और एक प्रश्न और बन सकता है इसी से कि कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? सबसे पहले कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? तो सबसे पहले जो कोरोना वायरस की पहचान हुई थी वो 1960 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 की बात नहीं हो रही है। कोविड-19 भी कोरोना वायरस की फैमिली से ही है, लेकिन जो इस कोरोना वायरस का जो पहली बार पहचान हुआ था वो 1960 में हुई थी। जैसे SRS है, वो भी कोरोना वायरस की फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है। तो अभी हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 के लक्षण की, कि लक्षण क्या है इसके, कैसे पता चलेगा कि किसी को कोरोना वायरस हुआ है या फिर उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? नॉर्मली है खांसी, बुखार, जुखाम। इसके साथ साथ तो आम भी हो सकता है, लेकिन जब खांसी, बुखार, जुखाम के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ होने लगे तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। खांसी, बुखार, जुखाम, साथ साथ सांस लेने में तकलीफ, अगर ऐसी दिक्कत किसी को आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि उसको कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस की पहचान कैसे हुई। कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 जो है, कोविड-19 की पहचान कैसे, कब हुई? तो सबसे पहला इसका जो जवाब बनता है तो आप यूँ कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में निमोनिया के कई मामले पाए जाने पर WHO ने इसे संज्ञान में लिया। क्या मैंने कहा कि 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में निमोनिया के कई मामले पाए जाने पर WHO के संज्ञान में ये आया। क्या हुआ? जब वुहान में कई सारे मामले निमोनिया के लगातार ऐसे बढ़ते गए तो WHO के संज्ञान में आया कि आखिर मैटर क्या है, ठीक है। और जांच के दौरान पता चला कि वर्तमान में जो ये वायरस है यह ज्ञात किसी भी वायरस से मेल नहीं खाता है। यानी कि जो ये वायरस हुआ है, जो वायरस ये आया है जिसकी वजह से निमोनिया के लक्षण जिसमें पाए जा रहे हैं, यह अभी तक जितने भी वायरस आए हैं उनसे मैच नहीं खाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसने एक गंभीर समस्या को जन्म दिया, क्योंकि जब कोई वायरस नया होता है तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, यह लोगों को कैसे प्रभावित करेगा,
मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब कोई वायरस नया होता है तो उसके बारे में जानकारियां भी कम होती है, और जब जानकारियां कम होगी तो इलाज ढूंढने में उतनी ही दिक्कतें आती हैं, उतना ही ज़्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। और लगभग एक सप्ताह बाद 7 जनवरी को चीनी अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने एक नए वायरस की पहचान की है। देखिए, मामला दिसंबर से ही आना शुरू हो गया था, दिसंबर 2019 से मामला चीन में आना शुरू हो गया था, लेकिन 31 दिसंबर को WHO ने इसे संज्ञान में लिया, उसने जानने के प्रयास किया कि आखिर बात क्या है, और एक सप्ताह बाद लगभग 7 जनवरी को चीनी अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने एक नए वायरस की पहचान की है। इस नए वायरस को कोरोना वायरस नाम दिया गया, जो SARS-MERS अर्थात मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे वायरस के समान है। ठीक है, SARS और MERS के वायरस जैसा समान। मैंने पहले भी बताया कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन ये उसी का एक प्रकार है। जो अभी कोविड-19 है, ये कोरोना वायरस के ही एक नया प्रकार है, एक उसमें नए तरह के लक्षण, नए तरह के विनाशकारी उसके परिणाम हैं। ठीक है, अब देखिए, इस नए वायरस को अस्थायी रूप से 2019 NCOV नाम दिया गया, यानी कि जो 2019 नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया गया। कोरोना वायरस का जो नए तरह का जो वायरस आया, नया प्रकार आया, उसका क्या नाम दिया गया? 2019 नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जूनोसिस की, कि जूनोसिस क्या है। कोरोना वायरस के साथ साथ ये भी बहुत चर्चा में रहा है, जो जूनोसिस टॉपिक है ये भी बहुत चर्चा में रहा। तो इसको सबसे पहले मैं आसान भाषा में समझाऊं कि किसी जानवर से व्यक्तियों में होने वाली बीमारी को जूनोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई एनिमल्स है, एनिमल से अगर ह्यूमन को कोई बीमारी होती है तो वो जूनोसिस के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर एनिमल से ह्यूमन बीइंग में कोई बीमारी आती है, इलनेस कोई आती है, तो जूनोसिस की कैटेगरी में आता है, उसे जूनोसिस कहते हैं। आपने आसान भाषा में समझा। अब इसके कुछ फैक्ट को समझते हैं, जूनोसिस के कुछ फैक्ट को समझते हैं। हाल ही में चीन के वुहान में कोरोना वायरस के फैलने की वजह से इस विषय पर बहस छिड़ गई है कि हाल के वर्षों में कई नए घातक वायरस चीन में ही उत्पन्न क्यों हुए हैं। मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस की फैमिली से या फिर अन्य बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो पिछले कई वर्षों से चीन से ही उत्पन्न होते आ रहे हैं। तो इसी बात पे बहस छिड़ी कि आखिर क्या बात है कि चीन से ही नई तरह के वायरस, नई तरह की बीमारियां क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो हाल के वर्षों में चीन गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, सर्व एक्यूरेट रिस्पॉन्सरी सिंड्रोम यानी कि SARS, बर्ड फ्लू और वर्तमान में प्रभावी नोवेल कोरोना वायरस जैसे वायरस के अधिकेंद्र के रूप में सामने आया है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले बहस तो इस बात पे छिड़ गई कि आखिर नए तरह के वायरस चीन से ही क्यों निकल के आ रहे हैं जो कि इतने घातक हैं। और उसके बाद आपने देखा कि पहले SARS आया, उसके बाद फिर बर्ड फ्लू, फिर अभी वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस आया। ये सभी क्या है? सब चीन से ही आए। चीन इन सब बीमारियों का एक अधिकेंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। इससे पहले 2002 में, अगर हम सार्स की बात करें, इससे पहले 2002 में सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के प्रसार का कारण सीवेट बिल्लियां थीं। क्या थी? यानी कि बिल्लियों का मांस। ठीक है, यानी कि बिल्लियों को खाना, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, जिनके मांस के भक्षण के कारण यह वायरस मानव में संचारित हुआ। SARS कैसे आया? बिल्लियों के खाने की वजह से, यानी कि बिल्लियों के मांस के खाने की वजह से यह वायरस ह्यूमन बॉडी में आया। तो आपने जाना कि 2002 में SARS यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम
कब आया? 2002 में आया। क्यों आया? बिल्लियों के मांस खाने की वजह से आया, यानी जो बिल्लियों का जो मांस खाता है भगवान जाने हो, ठीक है, तो आया। तो एसआरएस का आउटब्रेक कब हुआ था, यानी कि एसआरएस ने प्रख्यात रूप कब लिया? तो 16 नवंबर 2002 से 19 मई 2004 तक ये रहा। 16 नवंबर 2002 में ये आया और 19 मई 2004 तक ये रहा, जिसमें जो कन्फर्म केस यानी कि जो कुल मामले सामने आए वो 8096 के आसपास मामले सामने आए, जिनमें 774 डेथ हुई। कितने डेथ हुई? 774, जो कि ये अभी हाल में जो वायरस चल रहा है कोविड-19 इससे बहुत ही कम थी। लेकिन ये क्यों आया था? ये बिल्लियों के मांस खाने की वजह से आया था, SARS, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करें WHO की। WHO का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर जूनोसिस से लगभग 1 बिलियन रोगियों तथा लाखों अन्य व्यक्तियों की मौत से संबंधित मामले सामने आते हैं। जूनोसिस क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि जूनोसिस जानवरों से व्यक्तियों में आने वाली बीमारी को कहते हैं। अगर किसी एनिमल से ह्यूमन बॉडी को कोई बीमारी होती है, कोई बीमारी एनिमल से ह्यूमन बॉडी में आती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जूनोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जूनोसिस के नाम से जानते हैं। अब बात करें जूनोसिस के संक्रमण के इतिहास की, अर्थात कि इतिहास इसका कैसा रहा जूनोसिस का। तो ऐतिहासिक रूप से ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि जेनेटिक रोगाणुओं की वजह से वैश्विक महामारी की स्थिति कोई नई समस्या नहीं है। ऐतिहासिक रूप में ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आई जिनसे यह सिद्ध होता है कि जेनेटिक रोगाणुओं की वजह से वैश्विक महामारी की स्थिति कोई नई समस्या नहीं है। जस्टिन प्लेग, जो कि 541 से लेके 542 ईसा पूर्व में पता चला था। द ब्लैक डेथ, इसका संक्रमण पहली बार 1347 में यूरोप में देखा गया था। येलो फीवर, इसका संक्रमण पहली बार 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका में देखा गया। वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी कब? 1918 में। तो ये सभी बीमारी जो मैंने अभी बताया आपको, कौन सी? जस्टिन प्लेग, द ब्लैक डेथ, येलो फीवर, और क्या है, वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी, ये सभी क्या है? ये सब जूनोसिस के ही एक प्रकार है। जूनोसिस से सारे, ठीक है, इन बीमारियों का जन्म हुआ। और अगर वर्तमान की हम बात करें, आधुनिक समय में बात करें, तो HIV एड्स, SARS, H1N1 इन्फ्लुएंजा में एक लक्षण समान है। इन सभी मामलों में वायरस का संचरण पशुओं से मानव में हुआ है। मैंने आपको कई बार बता दिया ये चीज़ें, शायद अब आपको याद भी हो गया होगा कि जूनोसिस क्या है? पशुओं से मानवों में जो बीमारी आई उसको हम किस नाम से जाना? जूनोसिस के नाम से जाना। तो इतिहास में जो वो थे ही, वर्तमान में भी जो HIV एड्स हैं, SARS है, H1N1 है, इन्फ्लुएंजा है, ये सभी क्या हैं? ये सब जूनोसिस से ही हुए हैं। यानी कि ये सभी बीमारियां क्या है? जानवरों से ही मानव में आई हैं, एनिमल से ही ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हुई हैं, ठीक है। WHO के अनुसार विश्व में नई उभरती संक्रामक बीमारियों में 60% बीमारियों का कारण जूनोसिस संक्रमण होता है। यानी कि जो नई बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं, जो नई बीमारियां आ रही हैं, उनमें से 60% जो बीमारियां हैं, 60% जो बीमारियां हैं, वो जूनोसिस के संक्रमण से ही होता है। पिछले 3 दशकों में 30 से अधिक नए मानव रोगाणुओं में 75% का संक्रमण जानवरों से हुआ है। यानी कि अगर हम पिछले 30 वर्षों की बात करें तो पिछले 30 वर्षों में 75% का जो संक्रमण हुआ है, जो 75% का जो मानव में बीमारियां आई हैं, वो किससे हुई हैं? वह जानवरों से ही हुई हैं, यानी कि जूनोसिस से ही हुई हैं, ठीक है। अब हमने इन सारी चीज़ों को देखा, हमने जाना कोरोना वायरस क्या है, हमने जाना कि जूनोसिस क्या है। अब इसी के साथ, इसी कोरोना वायरस के टाइम पे ही एक नई योजना का
उद्घाटन शुभारंभ किया गया वन नेशन वन रेशन। किसका? वन नेशन वन रेशन, अर्थात एक देश एक राशन कार्ड योजना। एक देश एक राशन कार्ड योजना। इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा। तो आपने समझा, नाम से ही स्पष्ट है, वन नेशन वन रेशन, एक देश एक राशन कार्ड, अर्थात आप एक राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं पर भी राशन ले सकते हैं। सबसे आसान भाषा में अगर हम समझें कि वन नेशन वन रेशन योजना क्या है, एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसा योजना है जिसके माध्यम से हम एक राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं पर भी राशन ले सकते हैं। तो क्या हुआ, इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। वही बात मैंने आसान भाषा में आपको समझाया। इस योजना से गरीब मजदूर और ऐसे लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोजगार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। अर्थात इस योजना से फ़ायदा उन लोगों को सबसे ज़्यादा होगा जो जीविका की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। वहाँ पे उनको राशन क्या करता है, खरीदना पड़ता है। यहाँ पे ये वन नेशन वन रेशन की मदद से, अर्थात एक देश एक राशन कार्ड योजना की मदद से वो अपने राशन कार्ड से पूरे देश भर में कहीं से भी राशन ले सकते हैं, कहीं से भी राशन ले सकते हैं। इस योजना में अब तक 17 राज्यों को जोड़ा जा चुका है। अब तक यानी कि अभी जो मैं डेट जून तक आप मानिए, ठीक है, 1 जून तक। अब आगे ये बढ़ता रहेगा, ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा। इस योजना में अब तक 17 राज्यों को जोड़ा जा चुका है। 1 मई 2020 को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दादर नगर हवेली को भी जोड़ा जा चुका है। ठीक है, अब ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। जो 17 राज्य जुड़ चुके हैं, कुछ समय में 18 हो जाएंगे, कुछ समय में, ठीक है, पूरे देश में योजना लागू होनी है। तो आपने देखा वन नेशन वन रेशन क्या है। इस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अब हम एक बार समझ लेते हैं महामारी रोग अधिनियम 1897 क्या है। ये क्या है? राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके इस अधिनियम में जो परिवर्तन करने थे, इस अधिनियम में जो बदलाव करने थे, उसको मंजूरी दे दी है। जब मैंने संविधान का लेक्चर पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया राष्ट्रपति विशेष का जो मेरा वीडियो बना था, उसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास कितने स्पेशल पावर होते हैं। उसमें मैंने आपको आर्टिकल 123 का भी जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 123 क्या है। अनुच्छेद 123 क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिससे क्या होता है, राष्ट्रपति अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है, वो एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये अध्यादेश की भी वैल्यू वही होगी जो संसद द्वारा कोई विधेयक पारित होता है, कोई कानून बनता है, उतनी ही वैल्यू राष्ट्रपति द्वारा इस अध्यादेश की होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध में लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। शायद आपको पता भी होगा कि हाल ही में हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया कहीं कहीं पे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हो रही हिंसा में बढ़ोतरी को देखते हुए 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन को मंजूरी दी थी, ताकि महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति, आवास तथा कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। महामारी रोग अधिनियम 1897 में यह संशोधन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाता है और स्वास्थ्य कर्मियों को हुई क्षति अथवा उसकी संपत्ति
को हुई क्षति के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है। आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझें तो आसान भाषा में हम ये कहेंगे कि जो 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोई बुरा सलूक करता है, उनके साथ कोई हिंसा करता है, मारपीट करता है या फिर उनके जान माल को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यह जो है यह गैर जमानती होगा। इसके साथ साथ एक भयंकर जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है, आपने समझा महामारी रोग अधिनियम 1897 में जो बदलाव हुए हैं, जिसको राष्ट्रपति ने अध्यादेश के थ्रू मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब एक बात और समझ लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है कि पोस्ट ऑफिस कर्मियों को सरकार का खास तोहफा है। अर्थात इससे क्या होगा? सरकार ने जो डाक कर्मचारी हैं, आपने देखा कि कोरोना वायरस के समय पर तीन तरह के लोग, एक पुलिसकर्मी हमारे और एक डॉक्टर और दूसरे पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये सारे लोग फर्स्ट लाइन में थे, कोरोना वायरस से लड़ने में फर्स्ट लाइन पे थे। ठीक है, तो सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनाती के दौरान कोरोना से मृत्यु होने पर 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। डाक विभाग अनिवार्य सेवाओं के तहत आता है। ठीक है, तो क्या है? तो सरकार का तोहफा ये है कि जितने भी डाक कर्मचारी हैं, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाती है तो उनको 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। कितने का? 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा उन सारे डाक कर्मचारी को जिनकी भी कोरोना वायरस के समय में ड्यूटी करते समय कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कोविड-19 के टीके एवं दवा के लिए टास्क फोर्स का गठन, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट आप जान लीजिए कि 19 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 के टीके एवं दवा की खोज और इस दिशा में हो रहे प्रयासों को गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। कब? 19 अप्रैल 2020 को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, इस टास्क फोर्स को नेतृत्व नीति आयोग के सदस्यों, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। कौन? इस टास्क फोर्स का गठन कौन करेगा? नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और नीति आयोग के सदस्य। ठीक है, यह कार्यदल देश में टीके एवं दवा से जुड़े मामले को देखेगी और विश्व भर में इस दिशा में हो रही प्रगति पर नज़र रखेगी। तो जो स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ये क्या काम करेगी? सबसे पहले आप जानिए इसके बारे में कुछ जो मेन पॉइंट है। जो 19 अप्रैल 2020 को इसका गठन किया गया, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? नीति आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार इसका नेतृत्व करेंगे। यह देश भर में टीके एवं दवा से जुड़ी हुई मामलों को देखेगी और विश्व भर में इस दिशा में हो रहे प्रगति पर भी नज़र रखेगी। साथ के साथ इसके अलावा इस कार्यदल टीके एवं वैक्सीन के साथ ही कोविड-19 रोगियों पर इसके दूरगामी प्रभावों आदि को लेकर अध्ययन करेगी। ठीक है, तो आपने समझा जो कोविड-19 के टीके और दवा के लिए स्पेशली टास्क फोर्स का गठन किया गया है वो क्या क्या काम करेगी आपने जाना। सबसे पहले आपने जाना कि 19 अप्रैल 2020 को इसका गठन किया गया। इसके नेतृत्व कौन कर रहे हैं? इसके नेतृत्व कर रहे हैं नीति आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं। तो होप मैंने कोरोना वायरस से संबंधित और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उन सभी के बारे में जो परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं मैंने देने का प्रयास किया। अभी ये इसका पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो इसके बाद आना बाकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।